आज हम व्याकरण की पुस्तक का जो सबसे पहला अध्याय है भाषा, व्याकरण, लिपि और बोली, उसके बारे में कुछ तथ्य जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। ये क्या है? भाषा है। अब देखिएगा कि एक अध्यापिका बच्चों को निर्देश देती हुई कुछ बता रही हैं, पढ़ा रही हैं, और बच्चे जो है निर्देश के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये जो पढ़ना और पढ़ाना है, ये सब किसके माध्यम से हो रहा है? भाषा के माध्यम से। अब हम जानते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा की परिभाषा है मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें से कुछ भाषाएं आपके सामने हैं: हिंदी, चीनी, जापानी, जर्मनी, फ्रेंच, अरबी, अंग्रेजी, रूसी, पोलिश, उर्दू आदि। विश्व में जो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाएं हैं, उन 10 भाषाओं के नाम आपके सामने हैं और इनको जान लीजिएगा। सबसे पहले चीनी, दूसरी अंग्रेजी, तीसरी हिंदी, चौथी स्पेनिश, पांचवी रूसी, छठी अरबी, सातवीं बंगाली, आठवीं पुर्तगीज, नौवीं मलय, 10वीं फ्रेंच। अब हम थोड़ा सा, कभी कभी हमारे मन में प्रश्न आता है कि विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती होंगी। तो बेटा, इसके बारे में सटीक उत्तर तो कोई नहीं दे सकता कि इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। हाँ, विश्व में अनुमानित लगभग 6,809 भाषाएं हैं। इसमें से 90% भाषाओं को बोलने वालों की जो संख्या है वो 1 लाख से भी कम है। फिर प्रश्न उठता है कि भारत में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो इसका उत्तर होगा भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब कभी कभी कुछ ऐसी भाषाएं आ जाती हैं कि एकदम से मन में प्रश्न आता है कि ये कहाँ बोली जाती होगी। उसमें से कुछ है, एक दो प्रश्न। एक, संथाली भाषा कहाँ बोली जाती है? संथाली भाषा झारखंड में बोली जाती है। प्रश्न 2, गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा कहाँ बोली जाती है? गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा उत्तराखंड में बोली जाती है। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? डोगरी भाषा कश्मीर में बोली जाती है। भाषा जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा होती है कि जब कोई अध्यापक जो है कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो वो मौखिक भाषा का रूप है, और जो बच्चे सुन के लिखते हैं वो लिखित भाषा है। तो भाषा के यही 2 रूप मुख्य हैं, लिखित और मौखिक। एक और तीसरी भाषा होती है सांकेतिक भाषा, लेकिन हम इस भाषा का अध्ययन भाषा विज्ञान या व्याकरण में नहीं किया करते। क्यों? क्योंकि सांकेतिक भाषा में स्पष्टता नहीं होती। उदाहरण के लिए मान लो किसी ने अंगूठा दिखाया आपस में एक दूसरे को, अब तीसरा व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा कि अंगूठा किस लिए दिखाया जा रहा है। अंगूठा चिढ़ाने के लिए भी हो सकता है, तो अंगूठा जो है किसी काम के पूरा करने में या परफेक्शन के लिए भी दिखा सकते हैं, लेकिन तीसरे व्यक्ति को नहीं पता ये चीज़। तो यहाँ पर स्पष्टता नहीं है। जिस बात को सभी लोग एक समान नहीं समझ पाते हैं, उस तरह की भाषाओं को हम व्याकरण या भाषा विज्ञान में अध्ययन उनका नहीं करते। अब आइए व्याकरण। व्याकरण जिस शास्त्र से किसी भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने के नियमों का पता चलता है उसे व्याकरण कहते हैं। अगर आपको फ्रेंच सीखना है, अंग्रेजी सीखनी है या चीनी सीखनी है, कोई भी भाषा अगर शुद्ध रूप से सीखनी है तो आपको उस भाषा का जो है व्याकरण का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि व्याकरण ही वो शास्त्र है जो आपको शुद्ध बोलना और लिखना सिखा सकता है। तो कोई परिभाषा पूछे तो जिस शास्त्र से किसी भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने के नियमों का पता चलता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के विभाग होते हैं 4। सबसे पहला वर्ण विभाग। वर्ण, इसको विभाग भी कह सकते हैं और वर्ण विचार भी कह सकते हैं। वर्ण में हम क्या पढ़ते हैं? वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, वर्णों का भेद क्या है, ठीक है। फिर आता है हमारा शब्द विचार। शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों के भेद क्या क्या है, ये सब शब्द के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर आता है वाक्य विचार कि व्याकरण में व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य कैसे बनाया जाता है, सरल वाक्य कैसे बनता है, संयुक्त कैसे बनता है, मिश्रित कैसे बनता है, ये सब वाक्य विचार में पढ़ते हैं। फिर आता है पद विचार। पद विचार में होते तो शब्द ही हैं, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो उनके नाम, स्थान, उनकी स्थिति जो है बदल जाती है। तो वहाँ हम देखते हैं कि पद ये संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है, ये सब हम पद विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। आगे के अध्यायों में आप जो है इनके बारे में विस्तार से पढ़ोगे। अब आइए लिपि।
भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब जैसे क है, ख है, ज है, प है, इनकी जो शक्ल हम बनाते हैं, ठीक है, तो हम उनके चिन्हों को देखकर ही तो बता पाते हैं कि ये क है, ये ग है, ये घ है, ऐसे बता पाते हैं। वही लिपि चिन्ह, जो भाषा की जो ध्वनियों के जो चिन्ह हैं, वो उसको क्या कहेंगे, उनको जो लिखते हैं हम उसको वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। तो भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब आइए कि देवनागरी लिपि में कितनी भाषाएं लिखी जाती हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है या आपको एक छोटा सा प्रश्न दे दिया जाता है कि संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, ऐसे पूछ लेते हैं सामान्य रूप से। तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा। देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा, कश्मीरी भाषा, नेपाली भाषा, बोडो भाषा, मराठी भाषा, कोंकणी भाषा और संथाली भाषा जो है लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। फारसी लिपि में उर्दू भाषा लिखी जाती है। अब आइए बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अब ये क्षेत्रीय रूप क्या है? क्षेत्रीय रूप होता है कि जैसे आप जिस भी क्षेत्र विशेष से संबंध रखते हैं, मान लो आप राजस्थान से संबंध रखते हैं, तो आपकी भाषा में, आपकी बोलने में कुछ राजस्थानी शब्दों का मिश्रण अवश्य होगा। तो इससे क्या होता है कि उससे जो हिंदी जो मानक भाषा है उसके रूप में जो है क्षेत्रीयता का रूप आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्षेत्रीय भाषा के रूप शब्द जो है जुड़ जाते हैं। इसी तरह आप हरियाणा से संबंधित हैं तो आपकी भाषा में जो है हरियाणवी शब्दों का समावेश हो जाएगा। पंजाब क्षेत्र से हैं तो पंजाबी भाषा के शब्दों का समावेश होगा। तो इस तरह से जो भाषा बनती है वो भाषा का क्षेत्रीय रूप बन जाता है। तो बोली क्या कहलाती है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ बोली मैं बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश में अवधी बोली बोली जाती है, बिहार में भोजपुरी, हरियाणा में हरियाणवी बागड़ू, राजस्थान में राजस्थानी, मेवाड़ी, कश्मीर में डोगरी, उत्तरांचल में गढ़वाली कुमाऊनी, पश्चिमी बंगाल में बांग्ला, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़। तो ये सब जो है थोड़ा सा परिचय था आपके लिए, और एक तरह से ये पहले अध्याय के तथ्य थे जो कि आपको याद होने चाहिए। इसके साथ ही मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ, और आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में उसका प्रश्न देना, मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगी। धन्यवाद।